नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की हो गई छुट्टी, मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी अब हो जाएगी, क्योंकि अब परिस्थितियां और हालात ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग अपनी रणनीति पर काम कर रही है लगातार। अब मुख्य बिंदु यह है कि जैसा पीएम मोदी की हो गई छुट्टी, मैं कह रहा हूं मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी, इसे समझने की बड़ी जरूरत है। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में जो हुआ, आज जो घटनाक्रम चला, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने यह सोचा नहीं था कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाएगी, लेकिन सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। जबकि हर कोई यह जानता था और बयान भी था कि अजीत पवार अपनी एनसीपी का, शरद पवार एनसीपी के साथ विलय करके एनसीपी फिर एक हो जाएगी, जिसको लेकर के जनता के अंदर उत्सुकता भी महाराष्ट्र में थी। अब ऐसे में अचानक अजीत पवार के साथ जो हुआ विमान क्रैश में, वह दुखद है, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन विमान दुर्घटना होने के बाद यह कहा जा रहा था कि वह साजिश है या हादसा है, जिस पर चर्चा चल रही थी। अब उसकी शक की सुई और भी तेज होने लगी, क्योंकि विधानों के द्वारा अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को तकरीबन 13 दिन घर से निकलना नहीं चाहिए, इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनेत्रा पवार 24 घंटे नहीं बीतते हैं, 48 घंटे नहीं बीतते हैं और डिप्टी सीएम का पद ले लेती है। और भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का? वह विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, वह राज्यसभा सांसद बन के आई थी। अब वहां से इस्तीफा दे करके उन्हें बनना था, विधायक दल का नेता भी उन्हें चुन लिया गया, यह जानते हुए कि शरद पवार के साथ मिलना है। तो इसमें भी कहीं साजिश है या वाकई प्री प्लान है, या मजबूर किया गया है? क्योंकि इसके कई सारे कारण है जो आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। मैं बड़ी विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी है। अब यही मध्यवर्ती चुनाव होगा इस देश में फिर लोकसभा का, क्योंकि 5 साल तो अब मुश्किल लग रहा है और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके अंदर साहस नहीं है कि वह सत्ता परिवर्तन करके सरकार बना सके। तो मध्यवर्ती चुनाव ही रास्ता इसका निकलेगा। आप दर्शकों को मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अब आप देखिए कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई। आज शाम 5 बजे शपथ ले लिया उन्होंने। अब जब द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने लेख में छापा है कि 8 फरवरी को अजीत पवार और शरद पवार यह ऐलान करने वाले थे कि दोनों एनसीपी एक हो गई, यानी कि ओरिजिनल एनसीपी फिर आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती थी। जिस तरह बीएमसी चुनाव के अंदर एनसीपी, दोनों एनसीपी का हाल बेहाल हो गया, एक शरद पवार को सीट और 3 अजीत पवार को सीट आया, यानी कि जनता स्वीकार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के वजह से जनता उन्हें वोट नहीं कर रही थी, यह साबित हो गया था। तो ऐसे में दोनों एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले थे। अब इस बीच अजीत पवार का निधन हो जाता है। एक शक के दायरे में है विमान क्रैश किस तरह से हुआ, उस पर हजारों सवाल है, जितने सवाल उठाइए आप कम है। साजिश है या हादसा है? हादसा कम और साजिश ज्यादा नजर आता है तस्वीरों में। अब वह जांच का विषय है, लेकिन जांच की आप बात मत कीजिएगा, क्योंकि जांच की मांग परिवार ने नहीं किया है और सरकार ने भी जांच की बात नहीं कही है, इसलिए जांच तो भूल जाइए। लेकिन अजीत पवार के पास वह सबूत जरूर थे
जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े भ्रष्टाचार का सबूत फाइल में मौजूद था, जिसको अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब ऐसे में दोनों एनसीपी एक होने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, जिसके वजह से भी जल्दबाजी थी। अब दूसरी चीज, वित्त मंत्रालय तो मिलेगा नहीं सुनेत्रा पवार को, तो अब क्या मिलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर एक बार पवार परिवार में दरार पड़ गया और यह दरार अब भरने वाला नहीं है। इसका मतलब अब शरद पवार के ऊपर भी शक गहरा रहा है जनता का। जो सिंपैथियां बन रही थी पवार परिवार के साथ, अजीत पवार या शरद पवार के साथ, अजीत पवार के निधन के बाद, वह सिंपैथियां सुनेत्रा पवार के शपथ लेते ही समाप्त हो गई जनता का। यानी कि आने वाले वक्त में एनसीपी का खेल खत्म है, पहली चीज। दूसरा, इसका पहलू जो बहुत जरूरी है समझना, अब सुनेत्रा पवार के पास में जो विधायक है वह 40 है। अजीत पवार को लेकर के 41 था, तो अब 40 है। अब अजीत पवार के सीट से सुनेत्रा पवार लड़ेंगी चुनाव, जीत भी सकती है, हार भी सकती है। वह जनता के ऊपर है कि उनको कितनी सिंपैथी मिलती है। लेकिन अगर जीत भी गई तो 41 ही होगा। यह 41 विधायक सुनेत्रा पवार के साथ कितने दिन रहेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में 131 सीट उसके पास है और 145 बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में 14 की जो कमी है वह 14 एनसीपी को तोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और 5 साल तक अपनी सरकार चलाएगी, या उस वक्त तक इन लोगों को झेलेगी और उसके बाद निकाल करके बाहर ठेल देगी। महाराष्ट्र की सरकार बच गई। जो एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग पावर लेकर के बैठे हुए थे, अब उस एकनाथ शिंदे का भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद। लेकिन बीएमसी, एकनाथ शिंदे के बगैर बीएमसी में मेयर भारतीय जनता पार्टी सपना भी नहीं देख सकती। और जिन 29 पार्षदों के दम पर एकनाथ शिंदे के बीएमसी का मेयर बनेगा, वह 29 पार्षद भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के शिवसेना से मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है, जो अब 1 फरवरी से 5 फरवरी के अंदर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। टालमटोल कर दिया गया है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के मेयर का सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बीएमसी के अंदर जो 29 पार्षदों को का रजिस्ट्रेशन कराया था वह कैंसिल करा दिया। यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ जाने का रास्ता खोल दिया कि भाजपा हम शिवसेना का बना नहीं रही है तो दूसरी वाली शिवसेना का बन जाए, दोनों बाला साहब ठाकरे के हैं। यहां पर एक समझबूझ एकनाथ शिंदे ने दिखाई है, जो उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना का बना लेंगे, जिन्हें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन देने के लिए राजीनामा दे दिया है कि हम तैयार हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया गठबंधन का नहीं, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अब अलग हो चुकी है एक तरह से। लेकिन शरद पवार की उसमें भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि शरद पवार का है ही नहीं, एक है। और यह सब कहानी रची हुई शरद पवार की ही मानी जा रही है। अब सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना शरद पवार की इच्छा हो या ना हो, लेकिन शरद पवार शक के दायरे में आकर के खड़े हो गए कि इनकी जानकारी के बगैर वह बनेंगी, ऐसा हो नहीं सकता। और सुनेत्रा पवार के बेटे अजीत पवार के, वह शरद पवार से मिलने आए थे सुबह। लेकिन एक चीज तय है कि सिंपैथियां गायब हो गई। पहली चीज, जैसा मैंने कहा कि बीएमसी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा रही है और
उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बीएमसी मेयर पर कब्जा अब हो जाएगा कांग्रेस की मदद से और एकनाथ शिंदे की मदद से। लेकिन जब सुनित्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई, इनके पास 40 विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 14 विधायकों की जरूरत है, तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम क्यों बना के रखे मंत्रालय देके? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप दर्शकों को समझना जरूरी है। बीएमसी जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी एकनाथ शिंदे के साथ और बढ़ गई है अब। और सुनित्रा पवार के आने के बाद में एकनाथ शिंदे की जरूरत महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के लिए खत्म हो चुकी है। भाजपा को जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे का बोझ ढोने के लिए, लेकिन केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी को एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों की जरूरत है। अगर वह 7 सांसद नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ दिए, अगर महाराष्ट्र से निकाल ले तो केंद्र से भी छोड़ेंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन के जिन 293 सांसदों के साथ मोदी सत्ता पर काबिज है, उसमें से 7 सांसद कम होने का मतलब है कि 286 पर आकर के खड़ी हो जाएगी एनडीए गठबंधन 286 पर। बड़ी ध्यान से समझते जाइएगा आप दर्शक कि मैंने क्यों कहा कि मध्यवर्ती चुनाव होगा और पीएम मोदी की कैसे छुट्टी हो रही है। अब इसे ध्यान से समझना यह जरूरी है कि एकनाथ शिंदे को की जरूरत महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा को नहीं है, वह अब बोझ बन चुके हैं। ऐसे में तोड़ने की कोशिश नाकामयाब हो गई तो एकनाथ शिंदे को सरकार से निकाला जा सकता है सुनित्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद, और एनसीपी आने वाले वक्त में 100% टूटेगी और सुनित्रा पवार की कुर्सी भी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 14 विधायकों को तोड़ करके और अपनी सत्ता पूरे 5 साल काबिज करेगी महाराष्ट्र में। लेकिन दिल्ली के अंदर जो एकनाथ शिंदे के निकलेंगे साथ, तो नरेंद्र मोदी 293 से 286 पे आ जाएंगे। अब अगर नरेंद्र मोदी 286 सीटों पर आ गए तो सरकार थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन सरकार चलती रहेगी, सरकार गिरेगी नहीं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे किसके साथ गठबंधन करेंगे? वहां पर या तो उद्धव ठाकरे के साथ जाए या तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है और कांग्रेस एकनाथ शिंदे से गठबंधन करेगी नहीं, तो एकनाथ शिंदे करेंगे क्या? एकनाथ शिंदे के पास चॉइस सिर्फ एक ही बचता है, एक ही रास्ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है घर वापसी के अलावा। और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिए, जिसके लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है, तो एकनाथ शिंदे की और एकनाथ शिंदे के लोगों का वजूद समाप्त हो जाएगा और कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो भी दूसरे दलों से लोग गए हुए हैं, अन्य अन्य दलों से, किसी का कोई इज्जत नहीं है, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं है, एक कोने में गाली बात सुन करके पड़े रहते हैं। वही हाल इनका होगा। तो ऐसे में राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर पार्टी बना पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और शिवसेना का सिंबल फ्रीज हो जाएगा, वह सिंबल फिर नहीं मिलेगा किसी को। तो आजकल तो सिंबल ही पहुंचा पाना बड़ी मुश्किल है, वोट मिलना तो दूर की बात है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को घर वापसी का ही एक रास्ता ऑप्शन बचता है, जो बीएमसी के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हैं उद्धव ठाकरे से, इस शर्त पर जा सकते हैं, जिसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन 29 अगर एकनाथ शिंदे के पास है तो 24 कांग्रेस के पास भी है, बगैर कांग्रेस के समर्थन का बनेगा भी नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस की भी बीएमसी में हिस्सेदारी होगी, यानी कि 3 हिस्सेदारी होगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर होगा तो डिप्टी मेयर एकनाथ शिंदे का होगा, तो कांग्रेस का भी कमेटी में स्थान होगा। ऐसे में बीएमसी का बजट जो है 75,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र बीएमसी का है, जो
इस देश के 9 राज्यों के बराबर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश ले ले, नागालैंड ले ले, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके 9 राज्यों के बराबर महाराष्ट्र बीएमसी का बजट है, बड़ा बजट है। तो एकनाथ शिंदे का स्रोत जो है पार्टी चलाने का, वह चलता रहेगा। नहीं तो भाजपा निकाल देगी और उधर मेयर भी नहीं बना, तब तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और भाजपा अब इन्हें उस नजर से नहीं देखेगी जिस नजर से पहले देख रही थी। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का खेल खत्म होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की, जैसे ही वह एकनाथ शिंदे शिवसेना में विलय करेंगे, अपने आप को घर वापसी करेंगे, तो उनकी पार्टी समर्थन वापस लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन की सरकार जो केंद्र में है, 293 सांसदों के साथ वह आकर के 286 पे अटक जाएगी। बड़े ध्यान से आप समझिएगा दर्शक। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जो अल्टीमेटम 1 फरवरी का दिया है, बजट पेश होने जा रहा है। अब बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को। इस बजट में अगर चंद्रबाबू नायडू को नहीं समर्थन मिला, जो मांग डिमांड की है उन्होंने, या जो नरेंद्र मोदी ने वायदे किए हैं नहीं दिए, मानिए, तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने जैसा अल्टीमेटम दिया है कि मैं समर्थन वापस लूंगा, ले लेंगे? अगर लेते हैं तो 16 सांसद उनके हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद चले गए तो 270 पर सरकार आ जाएगी, बहुमत के आंकड़े से 2 कम। ऐसे में पवन कल्याण डिप्टी सीएम है, 2 वह ले लेंगे तो 268 पे आ जाएगी, सरकार बुरी तरह से फंस जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में गर्स नहीं है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब सपोर्ट देन नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, क्योंकि जब जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलते हैं शांत हो जाते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के जैसे लोगों के नेताओं से जाकर के हैदराबाद में मिलते हैं कि आइए सरकार बनाते हैं, और जैसे ममता बनर्जी से मिलते हैं तैसे शांत हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते फिर। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। यही वजह रहा कि कांग्रेस अलग हो रही है, और कांग्रेस अलग होकर के अच्छे प्रदर्शन भी कर रही है, एकल चल भी रही है, और हर मुद्दे को बेखौफ तरीके से उठा भी रही है। भले इस देश की गोदी मीडिया ना दिखाए उसे, कोई बात नहीं, लेकिन जहां प्रदर्शन कर रही है वहां की जनता तो देख रही है कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अगर गोदी मीडिया उससे दिखा दे तो फिर पूरे देश को जानकारी हो जाए, तो माहौल एक अलग बनने जाए, तो इसीलिए गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। अब दूसरी चीज, अब जब इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अंदर गर्स नहीं है और सब मोदी के साथ मिले हैं, तो इसमें 2 चीजें हैं कि वह पर्दे के पीछे से मिले हुए हैं मोदी सरकार से, समर्थन पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, सामने से आकर के समर्थन नहीं दे रहे। तो यह बात छिपी हुई है, लेकिन देश तो देख रहा है कि वह साथ है या नहीं, मुद्दों पर साथ नहीं आ रहे हैं, सब अलग अलग अपने उसी को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में पड़े हुए हैं, हर कोई अपनी कुर्सी की कर रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी जितनी साथी है, ममता बनर्जी का डील भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह चल रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल संभालेंगे और नरेंद्र मोदी दिल्ली संभाले। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर का तकरार इस देश को मध्यवर्ती चुनाव की तरफ ढकेल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के निकलते ही चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी अपनी खुद की राजनीति बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में हो जाएगी मोदी का साथ छोड़ना, जैसे 2018 में उन्होंने साथ छोड़ दिया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपनी आंध्र प्रदेश की राजनीति को बचाने के लिए और अपने वोटरों को अपने साथ साधने के लिए नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना जरूरी हो जाएगा। तो 16 उनके और 2 पवन कल्याण के हट जाएंगे तो 68 पर आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। फिर ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा करके 6 महीने के लिए, और 2027 उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों के जो चुनाव है उसी के साथ देश में मध्यवर्ती चुनाव करा दिया जाएगा। या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दल फिर एक बार तैयार होकर के और सरकार बदलेंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसे 2 तरीके से समझने की जरूरत है। पहला जो बड़ी महत्वपूर्ण है
कि यह इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है, जो स्वार्थी और मतलबी, जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं इस वक्त, इसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार, यह तीन मुख्य हैं। कि शरद पवार मोदी सरकार के साथ न रहते हुए भी मोदी को समर्थन करते रहते हैं। भले अब उनका बयान आया है आज की हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन समर्थन तो कर रहे हैं ना पर्दे के पीछे से। इंडिया के साथ कहां है? नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का शपथ ले ले और शरद पवार को पता ना रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे साथ नहीं है भाजपा के, यह तय है। ऐसे में ममता बनर्जी जिस अडानी के कारोबार को पश्चिम बंगाल में बढ़ाती है, या जिस अडानी के वजह से चलती है, वह अडानी से मुंबई तक मिलने जाती है सत्ता में आने के बाद, और उसी अडानी की मोदी सरकार है। ऐसे में कोई ना कोई तो समझौता है, नहीं तो अखिलेश यादव चुप क्यों हो गए? जो हैदराबाद जाकर के बीआरएस के नेताओं से और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से जो मिल करके आए थे, क्यों चुप हो गए अचानक? जब अखिलेश यादव ममता से मिलते हैं तो सेटिंग हो जाती है। तो कहीं अखिलेश यादव के साथ भी तो भाजपा की सेटिंग नहीं हो गई कि चलिए योगी आदित्यनाथ को हमको निपटाना है, आपको उत्तर प्रदेश देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ रहिए, आप पर्दे के पीछे से बने रहिए, इंडिया को मत एक होने दीजिए। और 37 और 29 सांसद है, 29 ममता बनर्जी के और 37 अखिलेश यादव के, लेकिन वह भी 37 कांग्रेस के दम पर आया है, और कांग्रेस को ही हर किसी ने आईना दिखाया है। तो अब कांग्रेस अकेले चल रही है, सबका साथ छोड़ करके। जो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव हो और चाहे ममता बनर्जी हो, इन्हें भारी जरूर पड़ेगा, और जनता इसे बड़ी बखूबी अच्छी तरह से देख रही है। इतना कुछ समीकरण बैठने के बाद भी इंडिया गठबंधन सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। इसके दो और मुख्य कारण जो आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रबाबू नायडू की जो मजबूरी हो रही है कि मोदी से का साथ छोड़ना, अन्यथा उन चुनाव हार जाएंगे आने वाले वक्त में, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू वापस लेने के बाद इस सरकार को बहुमत नहीं रहेगा, या सरकार बहुमत से 4 सीटें कम हो जाएंगी, तो सरकार गिर जाएगी। अगर विपक्षी दलों ने मिलकर के सरकार नहीं बनाया तो नरेंद्र मोदी 400 के पार नहीं, 500 के पार भी मध्यवर्ती चुनाव में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी, जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो क्या यह सारे समीकरण जो बन रहे हैं, यह उस इंडिया गठबंधन के घटक दलों को नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि जब जब नीतीश नायडू ने मोदी का साथ छोड़ने का प्रयास और कोशिश किया, तब तब इंडिया गठबंधन कई भागों में बटा। इसी बात से नाराज होकर के कांग्रेस ने आखिरकार कांग्रेस को इंडिया गठबंधन छोड़कर अलग रास्ता अपनाना पड़ा। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब अगर इसी सरकार के नेतृत्व में मध्यवर्ती चुनाव होता है, और 2027 में राष्ट्रपति का भी चुनाव है, इसी सरकार और इसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में अगर मध्यवर्ती चुनाव होगा, तो 12 राज्यों में 7 करोड़ लोगों के नाम तकरीबन कट गए वोटर लिस्ट से, और बाकी के राज्यों में होगा तो मानिए कि 10 करोड़ और कट जाएंगे, यानी कि 18-20 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। जो 90 से 99 करोड़ लोग वोट दे रहे थे, उसमें 70 करोड़ 75 करोड़ लोग रह जाएंगे। ऐसे में वोट देने वालों की संख्या 55% थी, यानी कि 40 से 45 करोड़। तो वोट डालने वाले लोगों के नाम कटे हैं, तो फिर विपक्ष का स्थान बचेगा नहीं। और मध्यवर्ती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार के नारे के साथ आ गई, जो 100% पॉसिबिलिटी है, चुनाव आयोग ने जहां जहां एसआईआर कराया है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए स्थान तो नहीं रहेगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल लेकर के बैठ करके
लोकसभा में अगर जीरो पर आ गई, खड़ी हो गई, तो कौन सा तानाशाहियां दिखाएंगी? तो ममता बनर्जी मिलजुल करके लड़ रही है, बाहर से एक दिखावा कर रही है, और अखिलेश यादव भी दिखावा कर रहे हैं, और शरद पवार तो फुल्ली दिखावा कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार जैसे व्यक्ति को जानकारी ना हो कि उनके परिवार का व्यक्ति, उनकी बहू जा रही है शपथ लेने के लिए। सब कुछ जानकारी में हो रहा है, और इस देश को एक गुलामी की राह पर जानबूझकर यह क्षेत्रीय दलें ले जा रही हैं, और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सरकार बदल गई, हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, सब मलाई खाना चाहते हैं कि सारा कुछ थाली में सजा करके मिल जाए, तो कोई पीएम बन जाए, कोई होम मिनिस्टर बन जाए, कोई वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, तो रक्षा मंत्री, सब बनना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पाते, चूहा बन जाते हैं उस जगह पर। जैसे राहुल गांधी ने सामना किया है नरेंद्र मोदी का खुलेआम और चुनाव आयोग का, थोड़ी सी हिम्मत या क्षेत्रीय दल अगर दिखा देते तो इस देश की तस्वीर, दिशा और दशा बदल जाती। लेकिन यह सुधरने वाले नहीं है, यह बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं, यह देश की जनता को धोखा ही देंगे। अब इस बात को देश की जनता को पहचानना पड़ेगा। दूसरा चीज कि जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब नीतीश कुमार का क्या रोल होने वाला है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक होने वाले हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक टूटे थे वह साथ आ गए, आते हुए नजर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए हैं, चारों विधायक उनके साथ हैं। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर। लेकिन नीतीश भी क्या करेंगे? अगर सरकार बदलते हैं तो वह बिहार की सरकार ठीक है बदल करके वहां के विपक्ष के साथ मिल जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे जो है तेजस्वी यादव, वह तो मोदी के साथ ही है पर्दे के पीछे से, तभी तो 25 सीटें ही मात्र आई है उनकी। लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी चूड़ी खूब टाइट की गई है, वह भी धोखा कांग्रेस को दे रहे हैं, इसलिए बिहार में उनका भी साथ छोड़ दिया। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं कि नीतीश जब जाएंगे उनके साथ, तो भारतीय जनता पार्टी चूड़ी कसेगी तो वह नीतीश को धोखा नहीं देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके या तो भाजपा के साथ रहे, या तो फिर तेजस्वी यादव ने जैसा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बयान दिया कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हमको डालो जेल में, हम तैयार हैं, यह हिम्मत दिखा पाएंगे? अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरह 50 घंटे तक ईडी ने बैठा करके पूछताछ की एक बीमार महिला को, अगर तेजस्वी यादव को बैठा करके पूछताछ कर दिया तब तो नसें ढील हो जाएगी उनकी, तब तो वह एक झटके में अपने पूरे लोगों को भाजपा में शामिल करा देंगे। बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। इस देश की राजनीति बड़ी उलझ गई है और मध्यवर्ती चुनाव की तरफ लगातार इशारे कर रही है। अब ऐसे में देश की जनता का रुख क्या होगा यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी तो खैर बहुत शातिर है, वह इस उद्देश्य की महिला है कि उनका काम बन रहा है तो बाकी भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बेटे अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पत्नी वह फंसी हुई है घोटाले में, सादा स्कीम में, और करोड़ों का घोटाला है, और भी कई केसेस हैं उनके ऊपर। एक झटके में भारतीय जनता पार्टी उनको लाइन में खींच लेती है, तो समझौता कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन का नाम जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वही गठबंधन को तोड़ने और दरार डालने में अव्वल नंबर का काम करती है। नहीं तो आज मोदी की सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार होती अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रह गए होते तो उसकी सूत्रधार ममता ही है, और ममता ही अखिलेश यादव की गुरु है, जिसके कहने पर अखिलेश यादव चलते हैं। इसीलिए
यह इंडिया गठबंधन एक बार एकजुट होता नजर आता है, फिर दूसरी बार पीछे हट जाता है और बदनाम कांग्रेस हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस साथ छोड़ करके अच्छा किया। अब उत्तर प्रदेश में 37 सांसद आ तो गए हैं अखिलेश यादव के, वह आए हैं किसके दम पर? कांग्रेस के साथ लड़ने की वजह से। वही जब कांग्रेस का साथ छूटेगा तो मायावती के साथ लड़ करके 5 सांसद आए थे तो हाय तौबा मच रहा था। पहली बार 37 सांसद आए तो अगली बार भी यही आएंगे, क्या गारंटी है? और जब एसआईआर पर चुनाव होगा तो उपचुनाव हुआ था तब तो 3 पे लटक गए बड़ी मुश्किल से, और एसआईआर के बाद जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरह से लटक गए तो क्या होगा? तो ममता बनर्जी थोड़ी आएंगी कि तुम्हारे पार्टी फंड में मैं भिजवा देती हूं। वह अपना पार्टी फंड संभालेंगे या अखिलेश यादव का? तो 10 साल से सत्ता पे नहीं है अखिलेश यादव, 5 साल और मौका हाथ से चला गया तो पार्टी भी के लाले पड़ जाएंगे चाय पानी और ऑफिस खर्च के लिए। ऐसे में मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो 37 सांसदों का पावर भी खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। तो अब फैसला इन लोगों को करना है कि एक ऐसे समीकरण पर जब देश में माहौल बन और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में आती है तब तब इंडिया गठबंधन के इन्हीं घटक दलों पर 3 पर टारगेट करती है खास करके, और लालू प्रसाद यादव के तो ज्यादा वो नहीं रहता, एक शरद पवार पर, एक अखिलेश यादव पर और एक ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी का चूड़ी जब टाइट करती है तो अखिलेश यादव टाइट हो जाते हैं और शरद पवार को टाइट कर देती है तो शांत हो जाते हैं। अब सोचिए उनके भतीजे अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ, अभी 10 घंटे भी नहीं बीते थे, 12 घंटे, ममता बनर्जी के बयान पर मीडिया वहां पहुंच गई, आंखों में आंसू भरे हैं, चेहरा सूजा पड़ा था और वहां बयान लेने पहुंच गए कि ममता बनर्जी ने ऐसे बोला है। किसने भेजा था पत्रकारों को? क्या उन्हें लाज शर्म नहीं थी कि जिस घर में अपने भतीजे या अपने बेटे या अपने पति अपने बाप को गंवाया है उसके उस दुख की घड़ी में जा रहे हैं हम बयान लेने के लिए? कि साजिश है या संयोग है? और क्या देश देख नहीं रहा है कि वह साजिश था या हादसा था? उस दिन भी मैंने खबर चलाई थी, साजिश है या हादसा। हजारों उंगलियां साजिश की तरफ उठ रही है लेकिन हादसे की तरफ कोई उंगली नहीं उठ रही है। तो इसका मतलब क्या? और इस पर चर्चा भी नहीं है और इस पर जांच का कोई नामो निशान नहीं है, ना तो कोई इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष कर रहे हैं तो विपक्ष का सुना नहीं जाएगा। तो ममता बनर्जी के बातों में साजिश की पूरी तरह बू आ रही है और अखिलेश यादव शांत हो चले हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ नहीं रह सकते, उनकी मजबूरी हो गई है अपनी सत्ता संभालने की, कि बड़ी मुश्किल से सत्ता आई है, सत्ता अगर चली गई तो दिक्कत है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो मोदी शाह की जोड़ी है वह चंद्रबाबू नायडू के पीछे पड़ गई है। अब वह समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू का ले रही है और वादा खिलाफी भी कर रही है, जो वादे किए वो दे भी कर भी नहीं रही है, और जगन मोहन रेड्डी से दोस्ती भी बढ़ाती जा रही है। और जगन मोहन रेड्डी मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर। ऐसे में 2029 में जब विधानसभा का चुनाव आंध्र प्रदेश के अंदर होगा, वहां लोकसभा और विधानसभा का एक ही साथ होता है, लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो विधानसभा और लोकसभा अलग अलग हो जाएगा। फिर तो अगर होता है तो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद फिर चुन करके आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन प्रशासन चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी वहां चुनाव में जीत पाना। और जहां भाजपा के हाथ में जिस राज्य में प्रशासन नहीं है वहां चुनाव हार जाती है। तो बगैर चंद्रबाबू नायडू के सहयोग के नहीं जीत पाएगी और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी अगर आ गए तो चंद्रबाबू नायडू के घरों पर बुलडोजर चलना चालू हो जाएगा 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना में घोटाले के आरोप में। उसी आरोप में 52 दिनों तक चंद्रबाबू नायडू को मोदी की ईडी ने जेल में डाल के रखा था। इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वह एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे और आज है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उस ईडी से क्लीन चिट ले ली, लेकिन ईडी तो जब चाहे तब चालू कर देगी केस।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार फिर दोबारा चुन के आएगी तब, उसके पहले नहीं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ अगर न छोड़े तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनाए या ना बनाए, उन्हें साथ छोड़ना ही पड़ेगा, वैसे ही जैसे 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिया था। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण हटते हैं तो इन दोनों के हटने के बाद 268 पर आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी और मध्यवर्ती चुनाव की तरफ यह देश एक बार चला जाएगा। कांग्रेस ने मध्यवर्ती चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है, यानी कि उसे इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल पर कोई भरोसा नहीं है, जबकि उसने यह साफ कर दिया है कि आप 172 इकट्ठा कर लीजिए, हम 100 सांसदों का बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। इसके बाद भी यह नेता एक नहीं हो रहे, तो जनता समझे कि उसे क्या करना है और ना करना है, इसका फैसला जनता करे, क्योंकि वोट तो जनता ने दी है। जो अखिलेश यादव को 37 सीटें आई तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ही वोट दिया है ना। ममता बनर्जी को 29 सीटें आई तो उसी ने दिया है ना। लेकिन इन लोगों ने इस सरकार को के विकल्प के तौर में क्या किया? क्या इन लोगों ने इस सरकार को बदला जिसके विकल्प में देश की जनता ने वोट किया था? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यह स्वार्थी थे, अपना स्वार्थ सीधा कर रहे थे। नहीं तो अगर इंडिया गठबंधन एक हो गया होता तो मात्र 24 से 48 घंटे में यह सरकार धराशाह हो गई होती। लेकिन नहीं, किसी ने भी वह कोशिश नहीं की। हर किसी ने इस सरकार को बनाए रखने में सहयोग दिया पर्दे के पीछे से, और आज यह सरकार है और आगे से भी यह सहयोग देते रहे तो यह सरकार पूरे 2029 तक बनी रहेगी, मध्यवर्ती चुनाव भी नहीं होगा। लेकिन इस सरकार के नेतृत्व में जब भी चुनाव होगा तो फिर यही सरकार और भी ज्यादा बहुमत से आएगी देश के अंदर, और चुनाव आयोग और न्यायपालिका इसके साथ खड़े रहेंगे और आज भी खड़े हैं। अब फैसला देश करे कि उसे क्या करना है और न करना है। मैंने सारी स्थितियां आप दर्शकों के सामने ला करके रख दिया विथ प्रूफ। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।